नमस्कार। साहित्य सृजन के लिए साहित्य पढ़ना बहुत आवश्यक है और ये साहित्य चाहे किसी भी भाषा में रचा हुआ साहित्य क्यों ना हो, यह हमें साहित्य सृजन में सहायक साबित होता है। अन्य भाषाओं में रचे हुए साहित्य पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर लिखे जा रहे साहित्य के केंद्र बिंदु क्या हैं और हमारा साहित्य किस दिशा की तरफ जा रहा है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि डोगरी भाषा में साहित्य तो रचा जा रहा है, लेकिन साहित्य पढ़ने वालों की तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है। इसी समस्या पर बातचीत करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है प्रसिद्ध डोगरी और हिंदी के लेखक अशोक खजूरिया जी। अशोक सर, आपका एक्सेलसियर स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। राजेश्वर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने का अवसर दिया। सर, आपका जहाँ पे जन्म हुआ तो कहा जाता है जैसे रामनगर में डोगरी का बड़ा बोलबाला है, उसी तरह से उस क्षेत्र में भी डोगरी बोलने वाले, डोगरी पढ़ने वाले भारी तादाद में हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के साथ एक तो वह बात साझा कीजिए, साथ ही अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में भी कुछ बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने राजेश्वर जी। मैं संब सेक्टर के सीमांत गांव निक्कियां का तहसील खौड़ का रहने वाला हूं और मैंने 3-4 जंगें जो वहाँ पर हुई हैं वो मैंने बहुत करीब से देखी हैं। बॉर्डर एरिया में मैंने वो पूरी जंगें देखी हैं। हमारी जो पढ़ाई है वो भी टेंटों में ही हुई है। अच्छा। हाँ, 3 बार हम टेंटों में रहे। तो मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ मलखा पुखराज जो थी वो पैदा हुई और गोगाराम साथी जी जो हमारे उधर के लोकल कवि थे, जिनकी कविता आज भी बड़ी मशहूर है, छड़ी दिखने वाली अख नहीं, अल्लाह ईश्वर बख नहीं। क्या बात है। तो राजेश्वर जी, मेरा साहित्यिक सफ़र जो है वो मैं जब 8वीं-9वीं में पढ़ता था तब से ही शुरू हो गया था। तो आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या आपने शुरुआत हिंदी से की फिर डोगरी की तरफ आए, या शुरुआत से डोगरी में? क्या था कि हमारे पाठ्यक्रम में जो सिलेबस होता था उसमें जो ऐसे होते थे, जहाँ पत्र लेखन होता था, मेरी शुरुआत वहाँ से हुई। अच्छा। मैंने देखा कि मेरे साथी जो हैं वो बड़ा गोटा लगाते थे ऐसे लिखने का, निबंध लिखने का, पत्र लिखने का, लेकिन मैं खुद अपने पत्र बनाता, अपने निबंध मैं खुद बनाता और उसमें मुझे अच्छे अंक मिलते। अच्छा। तो उससे मुझे प्रोत्साहन जो है वो मिलता गया और जब 11वीं-12वीं में पहुंचा तो फिर मैं रेडियो कश्मीर जम्मू से भी जुड़ गया। अच्छा। उस वक्त हमारे श्री चुनीलाल शर्मा जो थे वो हमारा प्रोग्राम करते थे। डोगरी पत्रिका देखा हाँ, गोरी, हाँ जी जी। और उस ज़माने में गीतों भरी कहानियों का भी एक चलन हुआ। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि मैंने भी बहुत सारी गीतों भरी कहानियाँ लिखी हैं। उसमें ये रहता था कि आपको अच्छे से गीत चुनने हैं। अगर आपको गीतों भरी कहानी हिट करवानी है तो अच्छे गीतों का चुनाव बड़ा आवश्यक है और फिर उसके बाद आगे पीछे कहानी का ताना बाना। बिल्कुल, आपने जो सही कहा कि हमारी ये गीतों पर यहाँ कहानियाँ जब हम लिखते थे तो हम स्टूडियो में, लाइब्रेरी में खुद जाकर ही रिकॉर्ड जो थे वो ढूंढते थे। और अच्छे गीत जो उस ज़माने के सदाबहार गाने, तो उसमें जब गीतों भरी कहानी में जब उसमें वो उनका होता तो वो बहुत सारे लोग जो मकबूल हुआ करती थी वो गीतों भरी कहानियाँ, और लोग जो है वो बड़े सुनते थे। लेकिन वह तो हिंदी में लिखा करते होंगे आप? नहीं, उस वक्त डोगरी में मैं ना, डोगरी में ये मेरी डोगरी में मेरी गीतों भरी कहानियाँ आई। तो डोगरी के जो गीत थे उनका आप समावेश किया करते थे? हाँ, गीतों भरी कहानी, बिल्कुल। तो ये ऐसा मतलब वो मेरी शुरुआत हुई। तो फिर आगे जाकर सफ़र जो है वो अच्छा चला। मेरे 4 कहानी संग्रह उसमें डोगरी के हैं, एक निबंध संग्रह है मेरा। अच्छा। वो हिंदी में है। 5 किताबें आपकी? 5 किताबें हैं। एक श्री गोगाराम साथी जो हमारे उधर के लोकल कवि हैं, जी जी, वो देखो कितना अच्छा कवि था। उसकी जो कविता है वो बुल्ले शाह से मेल खाती है। अच्छा, वो सूफीज़म, और उसमें सूफियाना रंगत है उसमें, छड़ी दिखने वाली अख नहीं, और बुल्ले शाह ने कहा है बेखन वाली अख नहीं। अच्छा। वो उससे मिलता जुलता, लेकिन उसकी शैली अलग है, उसकी अलग है चरखा।
हैं, जैसे बुल्ले शाह ने लिखा ऐसा ही इन्होंने लिखा। इन्होंने डोगरी में लिखा। हाँ, इन्होंने डोगरी में लिखा, उन्होंने पंजाबी में लिखा। वो उनकी अपनी भाषा थी, उसमें उर्दू के भी शब्द थे, लेकिन उस कवि को इग्नोर कर दिया गया था। अच्छा। तो फिर दर्शन दर्शी जी जब कन्वीनर कन्वीनर थे बने, साहित्य जी। अकेडमी के, तो उन्होंने मुझे कहा कि इन पर मोनोग्राफ लिखना है। मैं गोगाराम साथी को करीब से जानता हूँ, उनके परिवार को करीब से जानता हूँ, तो वो मेरा मोनोग्राफ कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा वो सबसे अच्छा मोनोग्राफ है। क्योंकि उससे एक तो जो अनसंग हीरो हमारे हैं, जी। जिनके बारे में भावी जनरेशन को पता भी चलना चाहिए, हाँ, हाँ। तो साहित्य अकादमी का यह भी बहुत बड़ा प्रयास है। और हमारी जो संस्थाएं जी। यहाँ पे कल्चरल अकेडमी होगी, उनको भी ये प्रयास करने चाहिए कि जो हमारे स्टॉलवर्ड्स हैं, जी, जैसे जी। आप गोगाराम सारथी जी को उनके साथी। साथ जोड़ रहे हो, जी 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 जी, बुल्ले शाह के साथ जोड़ रहे हाँ, हो, हाँ। तो उनका साहित्य सभी के सामने आना भी चाहिए। आना चाहिए, तो लेकिन उसके लिए अगर साहित्य अकादमी का कदम है तो बहुत बड़ा कदम है फिर। जी 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 हाँ, लेकिन ये है कि वो बेचारा गुमनामी में ही चला गया। हमारे एक और भी थे उधर के लोकल कवि, जैसे गीतन सिंह मन्हास जो थे, अच्छा। वो गाड़ियों में चढ़कर गाड़ियों में अपनी वो चार आने की किताबें बेचा किताबें करते छोटी हैं। छोटी अच्छा, वो अच्छा। पम्पलेट बनाकर बेचते थे, और घर घर में उनके जो होती थी कविताएं होती थी, गीत जो थे वो गाए जाते हैं। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि वह गाड़ियों में चढ़कर जी, जी। बेचा करते थे बेचा या करते दिया करते थे, दिया करते थे, हाँ, कम्प्लीमेंट्री दिया करते थे। हाँ हाँ बिल्कुल। आज हालात यहाँ पहुँच गए हैं कि हम लोग खुद साहित्यकारों को अपनी किताबें भेंट करते हैं, कम्प्लीमेंट्री कॉपी जिसे कहा जाता है, लेकिन साहित्यकार ही साहित्यकार का रचा हुआ साहित्य नहीं पढ़ता। और लेकिन उसके साथ ही बाकी लोगों से यह गिला शिकवा उसका रहता है कि देखिए पाठकों की समस्या है, पाठक मिल नहीं रहे हैं। सर, आप क्योंकि बतौर प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन से, तो आपका बच्चों के साथ बहुत अधिक तालमेल भी रहा है। जो बड़े हैं उन पे तो बाद में आएंगे, लेकिन क्या बच्चों में रुझान शुरू से ही था डोगरी के प्रति, या जो ये थिंक टैंक आजकल सो कॉल्ड कथित तौर पर जिनको मैं कहूँगा कि ज़्यादा चिंतित होने का समाग भरते हैं कि डोगरी का भविष्य अंधकारमय है, तो क्या आपने तो बच्चों को बड़े करीब से देखा हुआ है, तो कैसे हालात हैं धरातल पर? देखो, इसमें आपके दो प्रश्न बनते हैं। एक तो पहला ही प्रश्न जो आपने शुरुआत में साहित्यकारों का ही भाई रुझान। शुरुआत में भी पाठक नहीं मिलते हैं। हाँ। एक तो मैं उससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे ज़माने में हम जैसे गोगाराम साथी जी की किताबें हैं, हमारे निर्दोष जी की, पद्मदेव सिंह निर्दोष, बिल्कुल। निर्दोष वो भी उधर के ही थे, हैं कलीट के हैं बेसिकली, अखनूर में बाद में चुनाव के पानी में कुछ ऐसा है क्या? बड़े काफ़ी हमारे उधर के लेखक हैं थे। श्री तारा दानापुरी जी अभी उनकी मृत्यु हुई है, तो हम इनकी किताबें मांग मांग कर पढ़ते थे। साहित्य कम था, पाठक ज़्यादा था। लेकिन आज आपकी बात वहाँ आ गई कि साहित्य बहुत हो गया है, लेकिन पाठकों में कुछ कमी जो है वो दिखाई दे रही है। अगर साहित्यकार ही दूसरे साहित्यकार का पढ़ें, बिल्कुल, तो पाठकों की जो समस्या है कुछ हद तक तो कम होगी। राजेश्वर जी, मैं आपको एक सही बात कहता हूँ कि हमारे लेखक जो हैं वो धड़ाधड़ किताबें जो हैं वो लिखते जा रहे हैं इस इच्छा को लेकर कि शायद कोई हमें आगे प्राइज़ मिल जाए, ये मिल जाए, लेकिन वो दूसरे अपने जो समकालीन जो साहित्यकार हैं वो उनको नहीं पढ़ते हैं। जब तक हम अपने साथियों के या दूसरों का साहित्य नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारे साहित्य लेखन में सुधार नहीं आएगा। बिल्कुल। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा कि कैसे विद्यार्थियों में मैंने रुचि बढ़ाई। मैं 93 में मेरी पीएससी हुई एज ए डोगरी लेक्चरर, और मेरी पहली पोस्टिंग हाई सेकेंडरी स्कूल जियोड़िया में हुई। जब मैं गया तो वहाँ पर सिर्फ 9 स्टूडेंट थे। अच्छा। तो मैंने सोचा कि 9 तो नहीं होने चाहिए, 500-600 बच्चा है वहाँ पर, तो डोगरी में सिर्फ 9 विद्यार्थी, मातृभाषा सभी की डोगरी है वहाँ डोगरी। फिर मैंने क्या किया कि मैंने वहाँ पर एक मोर्चा संभाला। मैंने बच्चों को प्रेरित किया, उनके घर वालों को भी प्रेरित किया, लेकिन उनके मन में एक डर था कि हमारे बच्चे कहीं पीछे ना रह जाएं।
मैंने कहा नहीं, ये गारंटी मुझ पर छोड़ो। परेश्वर जी, क्या हुआ कि इस साल 100 बच्चा हुआ, अगले साल 150, मैं 12 साल वहाँ पर रहा अच्छा। और 300 बच्चा डोगरी का हो गया। पोजीशन जहाँ तक हो गई कि बच्चों ने हिंदी लेना छोड़ दिया। अच्छा। तो बेचारे हिंदी के एक लेक्चरर थे, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा अशोक जी जरा मेरे पे भी दया करो हिंदी का थोड़ी भी ध्यान रखना जी जी। है। तो ऐसी बात नहीं है। और मेरे बच्चे, कोई बच्चा डोगरी में फेल नहीं होता था। कम से कम 70% नंबर आते थे और 90-95% भी नंबर उनके आते थे। तो वहाँ पर ये बात फैल गई कि डोगरी जो है ये एक हमें पढ़नी चाहिए। और वो बच्चे जो हैं, वो आज मेरे स्टूडेंट जो हैं, वो कॉलेज के भी हैं, प्रोफेसर बने हैं, और मेरे स्टूडेंट टीचर भी हैं, और वो बहुत खुश होते हैं। और वे कहते हैं गुरुजी, यदि हम डोगरी ना पढ़ते तो आज हम इस स्थान पर नहीं पहुंचते। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति जो है वो बड़ी दयनीय है। इसमें इसके लिए किसको दोषी जी ठहराया हाँ, जाए? देखो, इसमें आजकल लोगों का ये प्रचलन चल गया है कि सरकार का दोष है, ये है। नहीं, सरकार ने तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला दी। सरकार ने तो आपकी 1 ऑफ द 5 ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर की है। उसमें मातृभाषा जो है वो भी एक है। लेकिन समस्या जो है वो घर से शुरू होती है। हमारे परिवार में ही डोगरी यदि नहीं बोली जा रही है, यदि परिवार में कोई बोलता है तो लेकिन समाज में डोगरी नहीं बोली जा रही है, इसलिए इसको हम इग्नोर जो है वो कर रहे हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो डोगरी नहीं बोल रहे हैं। इसका सारा कसूर मैं अपने पर डालता हूँ। यदि मैं अपने बच्चों को, अपने पोतों को डोगरी ना सिखाऊं, डोगरी ना बोलूं, तो वो क्यों बोलेंगे डोगरी? वो तो हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे। तो शुरुआत जो है वो घर से ही होनी चाहिए। आजकल बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लेकिन उन्हें पूछना चाहिए कि उनके घर में कितने सदस्य डोगरी बोलते हैं। आत्म मंथन करने की बहुत आवश्यकता है। जी जी जी। सर, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि जैसे आपने छोटे बच्चों को भी शुरुआत में पढ़ाया होगा, बाद में बड़े बच्चों को भी पढ़ाया, तो बच्चों की मनोदशा से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। जब भी हम दूसरी भाषा में वार्तालाप करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो डोगरी में एक वर्ड है त्यूड़ियाँ, है ना? स्ट्रेस आता है, हमारे फेस पे स्ट्रेस आ जाता है। लेकिन जब भी हम अपनी बात अपनी मातृभाषा में रखते हैं तो रिलैक्स महसूस करते हैं। उसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास ऑफिस में अक्सर सेल्स में जब आया करते हैं, तो एक बार ऐसा हुआ कि एक सेल्स पर्सन आया, अब वो ज़बरदस्ती इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा था। इंग्लिश से होता हुआ वो हिंदी में आ गया। तो मैं उसके साथ डोगरी में बात कर रहा हूँ, मुझे पता है डोगरा है। तो मैंने उसको बोला, भैया आपकी मातृभाषा क्या है? कहता डोगरी। तो मैंने कहा मैं भी डोगरा हूँ, तुम यार इतनी ज़बरदस्ती इंग्लिश हिंदी में बात करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम कंफर्टेबल तो हो नहीं, जिस प्रोडक्ट को बेचने के लिए तुम मेरे पास आए हो, इम्प्रेस करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारे पास भाषा ही माध्यम नहीं बन पा रहा। तो आपको नहीं लगता कि हमें इस लिहाज से भी अपनी मातृभाषा को प्रमोट करना चाहिए और बच्चों को ये सिखाना चाहिए जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, विदाउट एनी स्ट्रेस स्ट्रेन बात रख पा सकते हो, आपका एक्सप्रेशन अच्छा हो, उसी भाषा में बात कीजिए ना, तो वह तो मातृभाषा ही है। बहुत अच्छा आपने कहा राजेश्वर जी। बात यह है कि जो बात अपनी भाषा में कहकर समझाई जाती है बच्चों को, स्कूल में भी, क्योंकि मैं टीचर हूँ। बिल्कुल। मैं आपको सुनाऊँ कि हमने हमारे टाइम में इंग्लिश 6th क्लास में लगती थी। हाँ, मैंने खुद 6ठी क्लास में पढ़ी है। 6ठी क्लास में लगती थी और इंग्लिश हमने डोगरी में पढ़ी है। बिल्कुल। अरे मैथमेटिक्स डोगरी में पढ़ा है, हिस्ट्री डोगरी में पढ़ी है। हमें क्या है कि हमारे अध्यापक जो थे, हमें भूगोल, इतिहास जो है हिंदी को छोड़कर सब चीज़ें डोगरी में समझाया करते थे और हमें वो बड़ी जल्दी समझ आता था और फिर बाद में हम हिंदी में लिखते थे। पहले समझ आना चाहिए, पहले समझ आना चाहिए। बिल्कुल। देखो, मातृभाषा नहीं रहेगी तो इससे क्या नुकसान होगा? हमारी भाषा जाएगी, संस्कृति जाएगी और हमारी कला जो है
वो जाएगी। मैं कहता हूँ हमारा अस्तित्व जाएगा। अस्तित्व, मैं वही कह रहा हूँ कि कहीं अगर आप जाओगे कि आप कहाँ के रहने वाले हो, बिल्कुल मैं डुग्गर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मातृभाषा क्या है, डोगरी है, आती है नहीं आती है, फिर किस बात के डोगरे। राजेश्वर जी, बात यह है कि भाषा, संस्कृति, कला, यही हमारा अस्तित्व है, यही हमारी पहचान है। बिल्कुल। जब ये नहीं रहेंगे तो हमारी क्या कौम होगी, हमारी क्या नस्ल होगी। तो ये जो है वो आप ही जाने, इसमें बहुत हालात जो हैं वो बुरे होंगे। अच्छा, मैं एक कविता पढ़ सकता हूँ हाँ डोगरी बिल्कुल में? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर ने काफ़ी कविताएं लिखी और छंद मुक्त कविताएं भी जी। बहुत लिखी हैं। जी। तो मैं चाहूँगा कि अगर छोटी सी कविता अगर आप दर्शकों के साथ साझी करना चाहें तो। अच्छा, छोटी पढ़ो या थोड़ी? थोड़ी बड़ी पढ़ ली, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं एक ही पढ़ूंगा। जी। ठीक है। मेरी माँ। अच्छा, मातृभाषा को लेकर ही। हाँ, मेरी माँ। क्या बात है। अपनी माता के लिए, दुनिया की जो भी जितनी भी माता हैं उनके लिए। बिल्कुल। मेरी माँ कुसै कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दी जां फी कुसै हार्वर्ड बिजनेस स्कूल दी विद्यार्थी नहीं ही। मेरी माँ कुसै कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दी जां फी कुसै हार्वर्ड बिजनेस स्कूल दी विद्यार्थी नहीं ही, ते ना गै दिक्खेआ हा दून जां सनावर स्कूला दा मूंह उसने। अर्थ शास्त्र जां फी समाज शास्त्र दा नहीं हा ज्ञान कोई, ना पढ़े दा हा उस राजनीति दा विज्ञान कोई। ना ओ इंजीनियर ही, ना ओ डॉक्टर, ना गै काशी जाई पढ़े दे हे वेद शास्त्र। 11 बरें दी ही मसां तां बोई ही, घर कृस्ती दे घराटै दे पीने च पोई ही। वो पंजे बीआं 100 आखदी ही, उसकी गिनती नहीं ही आंदी। वो पंजे बीआं 100 आखदी ही, उआं टोकमें अखरें रमैन गीता बाचदी ही। क्या बात है। बेशक अनपढ़ है पर बा कमाल है उस अन्नपूर्णा दी रसोई दा स्वाद, उसदे हत्थें दी बरकता दी करामात, मां बोली दी मठास, उसदे कीमी नुक्से, लुआदी दी औखी भारी च उसदा चिला, उसदा जिगरा, उसदा संजम, उसदा अठ, उसदा निश्चय, उसदा नीति ज्ञान। वाह क्या बात। बर्तन बुहाड़े च उसदी MBA, बर्तन बुहाड़े च उसदी MBA, तंगी तुरसी च घर चलाने दा उसदा अर्थ शास्त्र, गली मोहल्ले च उसदी डिप्लोमेसी, घरै दे भेतें दी उसदी सीक्रेसी, घर बार उसदी सोशल इंजीनियरिंग। क्या बात है, सारी पढ़ाई आ गई इसमें। घर बार उसदी सोशल इंजीनियरिंग। माँ गीता है, कुरान है, सैंतें गुरुओं दी गुरबानी है, कुक्कड़ बांगा दी अजान है। क्या बात। माँ गीता है, कुरान है, सैंतें गुरुएं दी गुरबानी है, कुक्कड़ बांगा दी अजान है। मेरी माँ मांग नहीं, वो पुल है जिहड़ा रिश्तें दी टुटे भज्जे दे कंढें गी जोड़दा है। माँ दे हिरदे चा कुरजदियां न हिरखी सीरां, लुआदी लई सीसां ते अपने गित्तै मंगदी पीड़ां। मैं सोचना दुनिया दी हर अनपढ़ माँ एक स्कूल ऑफ थाट है, टुरदी फिरदी यूनिवर्सिटी है। वाह क्या बात है सर, क्या बात है। माँ तो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है। तो माँ को अगर हम अपनी मातृभाषा के साथ जोड़ें तो वही भावनाएं हमारी मातृभाषा को लेकर भी होनी चाहिए। देखो अभी हम भाषा की ही बात कर रहे हैं, तो ये अपनी मातृभाषा हमें माँ की गोद से ही मिलती है, माँ के दूध से ही मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे हमें मैं ये नहीं कहता कि आप इंग्लिश नहीं सीखो। देखो हमने 6th क्लास में जाकर इंग्लिश पढ़ी थी, तो क्या हमें अब इंग्लिश बोलना नहीं आती, लिखना नहीं आती? हिंदी हमें बोलना लिखना नहीं आती है? हिंदी भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, और जो बाहर की भाषा है विदेशी वो भी पढ़ो अपने ज्ञान के लिए। तो उसमें क्या हर्ज है, लेकिन पहले जो प्रायोरिटी जो है वो अपनी मातृभाषा को देनी चाहिए, ताकि हम अपने साथ न्याय कर सकें, अपनी कल्चर के साथ, अपनी संस्कृति के साथ न्याय जो है वो कर सकें। अब एक बात और भी आती है उसमें ये देखने की कि हमारे बच्चों को जो कल्चर नहीं है, अब उनमें वो गांव की जो चीज़ें हैं उनका उन्हें ज्ञान नहीं है।
देखो आज चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं। बिल्कुल। पहले हम गेहूं की जो होती थी थ्रेशरिंग होती थी, हम जो लोकल भाषा में फले कहते हैं उससे करते थे। बिल्कुल। तो आज मशीन है, तो अब उनका प्रचलन नहीं है, तो हमारे बच्चों का उसमें क्या कसूर है। चलो उम्मीद करेंगे कि जैसे आपने कहा कि बदलाव के साथ साथ भी हाँ, अपनी जड़ों के साथ हमें जुड़े रहना बहुत आवश्यक बहुत है। आवश्यक है। आप एक्सचेंज स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी अशोक खजुरिया जी से। उन्होंने कहा कि बेशक आप किसी भी भाषा में बातचीत करिए, सीखिए, और अच्छी बात है, हर भाषा ज्ञान देती है, लेकिन हम सभी की प्रायोरिटी अपनी माँ बोली, मातृभाषा डोगरी होनी चाहिए। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।